वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित गोलकर। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है उसके लिए पर्टिकुलर ये टॉपिक है या वीडियो है कह सकते हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के और आपका जो जीएस पार्ट है उसके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का ही है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लॉजिक बम। निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? ऑप्शन ए है आपका यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। ऑप्शन बी है आपका ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी है आपका इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख या समय पर ट्रिगर किया जा सकता है। और आप लास्ट ऑप्शन इसका जो है यह निश्चित निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है लॉजिक बम के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यानी यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में क्या कोड के रूप में डाला जाता है। ठीक है, और यह मालवेयर में क्या अंतर्विष्ट कोड है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड है आपका किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्या है आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं या कह सकते हैं कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो जब इन्होंने शुरुआत की थी कंप्यूटर का, उसमें 1830 के दशक में इन्होंने जो है एक एनालिटिकल इंजन को जो है क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है, जिसे आज आधुनिक में डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए आपका है CD रोम, ऑप्शन बी रैम, सी आपका फ्लॉपी डिस्क और डी है ऑप्शन हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? इसका जो ऑप्शन बी होगा रैम है ना, ये क्या है आपका जो है ब्लॉक डिवाइस ये नहीं होता। ठीक है, देखिए जो रैम है क्या है कि प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, यानी शॉर्ट मेमोरी जिसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। ठीक है, और जो CD रोम होता है इसका मतलब क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, ओनली मेमोरी। CD रोम का मतलब क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हार्ड डिस्क या जो हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए क्या होता है चुंबकीय भंडारण का माध्यम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। SSD का पूर्व यानी जो फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका स्टेट सीक्वेंस ड्राइव, ऑप्शन बी स्टेट सॉलिड ड्राइव, ऑप्शन सी जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव और लास्ट है सीक्वेंस स्टेट ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, यानी SSD का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। इनमें से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए क्या है संकेत क्षीणन, ऑप्शन बी जो है बहुपात फाइंडिंग, सी जो है अवशोषण, डी क्या है आपका संयोजन। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? संकेत क्षीणनी, सिंगल एटेन्यूएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 5-6 क्वेश्चन आपको 100% मिलने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए और ये सारे क्वेश्चन मतलब कर सकते कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ है, दूसरा वाई मैक्स है, सी आपका ईथरनेट है, डी आपका क्या है सेलुलर नेटवर्क है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी होगा। अब देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है 1973 में बॉब रॉबर्ट मेडफॉक ने किया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी खनिज आधारित उद्योग, बी आपका है बेसिक इंडस्ट्रीज यानी मूल उद्योग, सी आपका है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी वन आधारित उद्योग, डी क्या है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि आधारित उद्योग। इसका जो करेक्ट जवाब क्या होगा? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म CRT?
CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सर्किट रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्रांसमिशन, सर्किट रे ट्यूब और कैथोड रे ट्यूब। इसका जो है करेक्ट जवाब क्या होगा? CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ BIOS बॉयज? निम्न से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है गतिक अन्योन्य क्रिया, वेब सर्च एप्लीकेशन के सीजन में इसका उपयोग किया जाता है। कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बी क्या है भाई? यह एक प्रोग्राम है जो रोम में निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ऑप्शन सी क्या? डाटा को ग्राफी रूप से निरूपित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो ऑप्शन डी है आपका, तो क्या करा? मोबाइल हस्तधारित डिवाइसों के लिए यह एक असतत ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए जो BIOS की बात करें तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। यानी यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लोअर ब्लॉक इन ब्लॉक माउंटेन आर, भ्रंशोत्स पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। ऑप्शन ए हिमनद, बी जो है नॉन ऑफ दिस, सी आपको हॉस्ट, डी जो है क्या है? द्रोणिका। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? हॉस्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। लव अवस की महत्वपूर्ण खदान रुद्रमुख है। ये अब GS वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें आपको हिस्ट्री पॉलिटी सारे रहेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी। तो अब इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या है? कर्नाटक में है ये। ठीक है, लव अवस की महत्वपूर्ण खदान जो कुद्रेमुख है कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। लो ग्रेड ब्राउन कोल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट कि आपका लिमोनाइट। तो देखिए जो भूरा कोला है वो क्या कहलाता है? लिग्नाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिग्नाइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किसके कारण शीतकालीन के दौरान वर्षा होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 2 बार पीछे के एग्जाम में भी आ चुका है और 2 से 3 बार जो है आपका UPTPSC को जो एग्जाम कराते हैं उनमें से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ बताना है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किसके कारण शीतकालीन के दौरान वर्षा होती है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, पश्चिमी है उत्तर पश्चिमी, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। हु रोड द बुक मालविकाग्निमित्रम? मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? अच्छा क्वेश्चन है, आपको मालूम भी होना चाहिए। जो मालविकाग्निमित्रम है वो किसकी रचना है? वो कालिदास की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे जो भारत है इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो कौन सी? किरातार्जुनीयम है। ठीक है, क्या है? किरातार्जुनीयम है। और जो दंडी की जो लिखी हुई बुक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, 10 कुमार चरितम है। ठीक है, अब भारत की क्या है? स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, ये सब पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शुष्क मृदा जिसमें ठोस अथवा छिद्र दोनों शामिल है का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। ऑप्शन ए क्या है? कण घनत्व, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी जो है बोथ पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, यानी कण घनत्व अथवा स्थूल घनत्व दोनों। ऑप्शन डी क्या है? स्थूल घनत्व। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो सी ही होगा। ठीक है, जो शुष्क मृदा है इसका इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है क्या? कण घनत्व अथवा स्थूल घनत्व दोनों कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? अवसादी चट्टान कि नन ऑफ दिस, कायांतरी चट्टान या आग्नेय चट्टान? देखिए जो अवसादी चट्टान है यही क्या होते हैं, यानी कह सकते हैं चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित होते हैं, यानी अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देशांतर की आबादी की संख्या विस्तार असंयोजन को बदल देता है। ऑप्शन ए क्या है? प्रस्थान के क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं,
और प्रस्थान अथवा आगमन दोनों क्षेत्र, या डी जो है आगमन के क्षेत्र। इसका जो करेक्ट जवाब है सी हो जाएगा, यानी देशांतर प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था या किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, श्याम कृष्ण वर्मा जी, या उधम सिंह। ऑप्शन डी है मैडम कामा। देखिए जो इसका करेक्ट जवाब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का जो प्रकाशन है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बरीद था कि फैजल था कि फरीद था कि फारूक था? जो शेर शाह सूरी का जो वास्तविक नाम था क्या था जानते हैं? फरीद था। ठीक है, याद रखिएगा। देखा जाए तो जब 26 जून 1539 को जो चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच में जो है क्या लड़ाई हुई थी, उसमें जब विजय हुई थी उसके पश्चात जो यानी जो है शेरशाह था, उसका नाम क्या शेर खां की जो है कह सकते हैं कि इसकी उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखा जाए जो शेरशाह का मकबरा हो क्या है, बिहार के सासाराम में स्थित है। ऐसे इसकी जो मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की, तो 1545 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कैसे हुई थी? जब कालिंजा विजय के दौरान बारूद में आग लगने के कारण शेरशाह जो है क्या हो गया था, घायल हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन बी है अकबर भारमल, ऑप्शन सी है अकबर हेमू, ऑप्शन डी है अकबर उदय सिंह। किसका जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? ये बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ये तो पानीपत प्रथम युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय पूछ रहा है। द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में, वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों। तो यहाँ पे द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय क्या होगा? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रथम पानीपत किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बस सरासर देखते रहिए। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, ऑप्शन बी जो खुदीराम बोस तथा भगत सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह तथा सुखदेव, ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह। देखिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंट फोर्ड सुधारों की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए क्या है? केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी जो है केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, ऑप्शन डी जो है रियासतों में द्विशासन। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो सी होगा, यानी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ऑप्शन बी जो है अहिंसा, ऑप्शन सी परहेज, और ऑप्शन डी जो है सत्ता। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा परहेज हो जाएगा। ठीक है, यानी गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? परहेज। सत्य अहिंसा तो है ही, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, ये परहेज जो है करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जो है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी जो है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जो है सरदार पटेल। तो जानते हैं जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यानी जब 1955 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि उन्होंने यह सत्याग्रह बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिलकठिया पद्धति के विरुद्ध किया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तिलकठिया पद्धति में क्या था मैटर? किसानों को अपनी जमीन का 3/20वां भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये था तिलकठिया पद्धति जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा महात्मा गांधी। हालांकि सभी को पता है, क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पूना समझौता इनके मध्य का एक करार था। अम्बेडकर गांधी,
कि गांधी नेहरू, कि ऑप्शन सी अम्बेडकर सरदार, जो है ऑप्शन डी जो है अम्बेडकर नेहरू। भी बीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अम्बेडकर और गांधी, ठीक है, ये जो पूना पैक्ट था ये किसके करार था? अम्बेडकर और गांधी के बीच था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में, हालांकि ये तो उस ईयर का जो है करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको करना ठीक नहीं है, आएगा भी नहीं है। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इकोनॉमिक सर्विसेज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, बी है ऑप्शन गृह मंत्रालय, सी है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन डी जो है वित्त मंत्रालय। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा होता है ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके द्वारा प्रकाशित होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ही प्रकाशित होता है। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन सॉरी वित्त सचिव, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी जो है आरबीआई गवर्नर, और ऑप्शन जो है डी भारत के राष्ट्रपति। देखिए, अब एक को छोड़ करके सारे नोटों पर जो है वित्त मंत्री का ही हस्ताक्षर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए। अच्छा, 10 रुपये के नोट पे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन क्या था एक बार देखने। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आरबीआई होगा, गवर्नर होगा, सॉरी ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? आरबीआई गवर्नर होगा। ठीक है, इसका होगा आरबीआई गवर्नर। सिर्फ ध्यान रखना, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जितनी भी करेंसी नोट है सब में जो है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जो है क्या होता है? जारी किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है। तो उसमें जो है, जो 1 रुपये की नोट होती है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किस पे? जब 1 रुपये का नोट पूछे तो वित्त सचिव, और जब एक से ज़्यादा कोई भी हो, 10 रुपये, 50, 100, उसमें आरबीआई गवर्नर का होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14, ऑप्शन बी जो है इनमें से कोई नहीं, 14 से 20 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखा जाए, जो सर्व शिक्षा अभियान का जो संचालन किसके थ्रू हुआ था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई 2000 से 2001 के बीच में हुई है। ठीक है, यानी 2000 से 2001। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें कहा गया था, ये अब जो है संविधान में 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। और ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और उन्नत शिक्षा की बात करता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ICR, SFAC, नाबार्ड, नाफेड। तो जो ऑपरेशन ग्रीन का कारण क्या है? नाफेड करता है। नाफेड का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भी फुल फॉर्म पूछ लेता है नाफेड का। ठीक है, तो क्या होगा? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, बी निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? प्राइमरी होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो श्रम अवशोषक क्षेत्र है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, देखरेख, सभी तीनों। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा तीनों सभी होता है। ठीक है, मानव पूंजी में किस में निवेश? शिक्षा में भी, प्रशिक्षण में, चिकित्सा, देखरेख में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, NFWP स्टैंड फॉर, यानी NFWP का फुल फॉर्म नेशनल, पहला ऑप्शन है नेशनल फूड एंड वीट प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है नेशनल फॉरेस्ट एंड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी जो है नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड प्रोसेस, ऑप्शन डी जो है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा यही होगा, लास्ट वाला ऑप्शन, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकारों द्वारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक पूछ रहा है। पहला है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, सी जो है राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, डी जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, तो संवैधानिक प्रमुख क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, यानी गवर्नर। ठीक है, क्या होगा?
गवर्नर, यानी राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है क्या होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। छठवीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी जो है 10वीं। तो याद देखिए दल बदल मतलब 10वीं, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद मुस्लिम से किस देश से लिया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, कनाडा से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1949 को, ऑप्शन बी 11 नवंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी जो है 9 दिसंबर 1946 को। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पता चला इसी में बनाया गया था उनको, सच्चिदानंद को। ठीक है अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए है सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन जो सी है आपका सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, ऑप्शन डी जो है आपका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक बहुत मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। ऑप्शन जो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, बी जो है संसद की सर्वोपरिता, सी जो है न्यायपालिका की सर्वोपरिता, डी जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी जो है परस्पर विरोधी संघवाद, ऑप्शन सी जो है सौदाकारी संघवाद, ऑप्शन डी जो है केंद्रीकृत संघवाद। इसका जो करेक्ट जवाब हो ए हो जाएगा, यानी सहकारी संघवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी जो है भारत के राष्ट्रपति, डी जो है निर्वाचन आयोग। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो सबको पता है लखीमपुर खीरी में स्थित है ना। अगला, आम की लंगड़ा किस हमारे राज्य के निम्न से किस जिले में उद्भिद मानी जाती है। मेरठ, मैनपुरी, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो जो लंगड़ा आम है कहाँ पे मानी जाती है, वाराणसी मानी जाती है। ठीक है, इस समय आम का सीजन है, आ सकता है क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित से कौन सा युग असंगत है। कीर्तिमान कानपुर, तो कहाँ से जो है फिरोजाबाद, परमार संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स से वाराणसी। तो जाहिर सी बात आपको पता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, असंगत है। यानी जो है जो परमार विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। जो ठीक है, जो परमार विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है बल्कि कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2000 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः है। कौन है। ऑप्शन ए मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, यानी पहले जो है सर्वाधिक बताना फिर कम। तो सर्वाधिक आपको पता है इलाहाबाद और जो है मिनिमम क्या है महोबा। तो आपको मालूम है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग फिर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।